गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। क्या अजनबी व्यक्ति डिक्री के निष्पादन में अपने हक का दावा कर सकता है? आज का हमारा वीडियो का टाइटल यही है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइटल है क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 उपनियम 99 में ही मात्र प्रावधान दिया गया है कि निर्णीत ऋणी से भिन्न कोई व्यक्ति यदि स्थावर संपत्ति के कब्जे की डिक्री के निष्पादन में उसको संपत्ति से बेदखल किया जाता है, तब वह बेदखल किए जाने के बाद आदेश 21 नियम 99 के तहत न्यायालय में आवेदन करेगा। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रावधान दिया गया है और आदेश 21 नियम 100 के तहत उसके बाद न्यायालय या तो उसके आवेदन को मंजूर करे, निरस्त करे या जैसा परिस्थिति हो वैसा आदेश करे। यह बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान एकमात्र दिया गया अजनबी व्यक्ति के लिए। निर्णीत ऋणी से भिन्न कोई व्यक्ति इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है तो निर्णीत ऋणी से भिन्न में अजनबी व्यक्ति भी आ जाता है। अजनबी व्यक्ति से मतलब है कि ना तो वो वादी है, ना प्रतिवादी है, ना उसको बाद में कोई पक्षकार बनाया गया है, मतलब एकदम थर्ड पार्टी हो। तो उसका एकमात्र उपचार यही दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता में कि उसको बेकब्जा किए जाने के बाद वो 2199 के तहत अदालत में आएगा। अब सवाल ये उठता है सर कि यदि किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पे मालकाना हक है और कब्जा है और कोई व्यक्ति अदालत से केस जीत जाता है, अदालत से केस जीतने के बाद वो डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय में आवेदन करता है। आदेश 21 नियम 11 के उपनियम 2 के तहत न्यायालय उस पर आदेश करता है डिक्रीधारी के पक्ष में या डिक्री के निष्पादन में उस संपत्ति जिसे बेची गई है उस क्रेता के पक्ष में। अब जब यह आदेश कर दिया जाता है तो वो तो एक मजबूत स्ट्रांग कंडीशन में सर, डिक्रीधारी तो उसके साथ तो न्यायालय का आदेश है, न्यायालय की पावर है उसके साथ। तो वो जब कब्जा लेने जाता है तो वो जो अजनबी व्यक्ति है जिसको कुछ खबर ही नहीं है वो बेचारा भौचक हो जाता है, वो हैरत अंकित हो जाता है। अब क्या वो मूक दर्शक बनकर देखता रहेगा कि न्यायालय के कर्मचारी आए और उससे कहें मिस्टर हटो यहां से, और वो हाथ जोड़ के कह देगा कि सर मैं हट रहा हूं, जबकि वो खुद मालिक है, उसके पास कोई ना कोई राइट्स है, मालिकाना हक है। तो ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान कहीं नहीं दिया गया था। यह प्रावधान 2199 में दिया गया था कि आदेश 2199 के तहत जब आप बेदखल हो जाए उसके बाद आप आवेदन लेके आए तब हम आप पर विचार करेंगे। उसी का जवाब मैं सर आपके लिए लेकर आया हूं सर्वोच्च न्यायालय के बड़े महत्वपूर्ण फैसले में, जिसमें इस बात का जवाब दिया गया है। और ये सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है सर, 22 जनवरी 1997 का है। ब्रह्मदेव चौधरी विरुद्ध ऋषिकेश प्रसाद जायसवाल एवं अन्य। इसमें इसी मुख्य बात को फोकस करके निर्णय दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं आपको थोड़ा सा इस फैसले पे बताने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि 21 नियम 97 का भी जो प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिया गया, लेकिन यहाँ भी सिर्फ 2 व्यक्ति ही आवेदन दे सकते हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता की भाषा में दिया गया है। मैं आपको शब्द पढ़ के बता देता हूँ, इसमें अजनबी व्यक्ति शामिल नहीं है। आदेश 21 नियम 97 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो सिर्फ डिक्री धारक या डिक्री के निष्पादन में जो क्रेता है उसको, सिर्फ 2 लोगों को दिए गए। मैं वर्ड टू वर्ड सर पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रावधान इसमें कहीं नहीं दिए गए, सिर्फ 2199 में दिए गए कि आप गेट आउट हो जाओ उसके बाद फिर आप आओ, मतलब आपको बेदखल कर दिया जाए उसके बाद आप अदालत में आए। इसमें दिया गया स्थावर संपत्ति में आदेश 21 नियम 97 में सर, ये बुक है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की, इसी में से मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर बता रहा हूं ताकि आपको स्थिति पूरी क्लियर हो जाए। जहां स्थावर संपत्ति के कब्जे की डिक्री के धारक नंबर 1 हो गया, या दूसरा, ये दूसरा है सर, डिक्री के निष्पादन में विक्रय की गई ऐसी किसी संपत्ति के क्रेता का, ये 2 लोग हैं। जब संपत्ति पर कब्जा अभिप्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है, किसी व्यक्ति में मतलब कोई भी हो सकता है, वो निर्णीत ऋणी या अजनबी व्यक्ति या निर्णीत ऋणी से भिन्न या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा यदि अवरोध उत्पन्न किया जाता है या ऐसी बाधा डाली जाती है, अवरोध उत्पन्न किया जाता है या ऐसी बाधा डाली जाती है, वहां वह ऐसे प्रतिरोध या बाधा का परिवाद करते हुए आवेदन न्यायालय में कर सकेगा। कौन कर सकेगा सर? सिर्फ 2 लोग, डिक्री धारक या डिक्री के निष्पादन में जिसको संपत्ति विक्रय की गई वो क्रेता। लेकिन 2197 में यह नहीं दिया कि कोई अजनबी व्यक्ति या निर्णीत ऋणी से भिन्न कोई व्यक्ति भी इस 2197 के तहत आवेदन कर सकता है। या आपने भाषा शैली ध्यान से सुन ली, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं सर, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आगे चर्चा करने जा रहे हैं वो 2197 और 2199 पर ही करने जा रहे हैं सर।
एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं आपको। जहां स्थावर संपत्ति के कब्जे की डिक्री के धारक या डिक्री के निष्पादन में विक्रय की गई ऐसी किसी संपत्ति के क्रेता का ऐसी संपत्ति पर कब्जा अधिप्राप्त करने में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे बाधा डाली जाती है, वह ऐसे प्रतिरोध या बाधा का परिवाद करते हुए आवेदन न्यायालय से कर सकेगा। तो ये सर स्थिति आपके सामने स्पष्ट है कि ये प्रावधान जो अजनबी व्यक्ति के लिए हैं वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण फैसले में डिसाइड किए गए हैं। इस फैसले का संक्षिप्त विवरण मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन आगे की डिटेल और बहुत कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने जो ई बुक के अंदर आपके लिए तैयार करके रखी है उसमें से मैं आपको दूंगा। ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा लगा दी गई है। यदि आपको किसी को आवश्यकता महसूस होता आप वहां से उसको प्राप्त कर सकते हैं, आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। ब्रह्मदेव चौधरी का जो मामला है सर्वोच्च न्यायालय का सर, यह है 22 जनवरी 1997 का। इसमें जो निष्पादन न्यायालय है, जो प्रथम न्यायालय है, वहां पे जो दावा पेश किया गया और दावा डिक्री हुआ, वादी दावा जीत गए, प्रतिवादी के खिलाफ जो है कि निर्णित ऋणी के खिलाफ आदेश हुआ। अब उस दावा जीते हुए जो निर्णय है उसके आधार पर इन्होंने एग्जीक्यूशन चालू की। आदेश 11 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत लिखित आवेदन देकर, आदेश 11 नियम 1 के तहत मौखिक निवेदन भी किया जा सकता है, लेकिन वो धन संबंधी वादों में है वो कि वो न्यायालय से निवेदन कर सकता है कि वारंट प्रोसीजर जारी करने से पहले उसका गिरफ्तारी वारंट क्यों ना जारी किया जाए, इस प्रकार से निवेदन किया जा सकता है। लेकिन अमूमन सर मैंने देखा है कि 99 का 100% आदेश 21 नियम 11(2) के तहत लिखित आवेदन ही एग्जीक्यूशन के लिए पेश किए जाते हैं। उसके साथ जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लगाई जाती है, डिग्री की कॉपी लगाई जाती है और न्यायालय से निवेदन किया जाता है कि सर हम ये केस जीत चुके हैं और इसके पालन में हमें कब्जा दिलाया जाए, रुपए दिलाए जाए, या जो भी उसमें न्यायालय ने आदेश किया वो उसके आधार पर पारित किया जाता है। अब इसमें जो ब्रह्मदेव चौधरी का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसमें जो उनके द्वारा एग्जीक्यूशन की कार्रवाई प्रारंभ की गई। अब एग्जीक्यूशन की कार्रवाई प्रारंभ की गई तो उसके पालन में कोर्ट के जो नाजिर जी हैं, बेलिफ हैं, ये सभी लोग मौके पर पहुंचे। अब ब्रह्मदेव चौधरी को तो कुछ खबर ही नहीं थी, वो तो एक अजनबी व्यक्ति थे, उनको तो पता भी नहीं था कि आखिर ये हुआ क्या, कब आदेश हुआ, कैसे हुआ और कौन लोग आ गए और क्या वजह है। तब उनके द्वारा मौके पर उसका विरोध किया गया। ब्रह्मदेव चौधरी, उनके भाई सीताराम चौधरी, जागो चौधरी, इन सब के द्वारा मौके पर 20-25 लोगों के द्वारा ईंट भी मारी गई, पत्थर भी फेंके गए, झगड़ा भी हुआ, गाली गलौज भी हुई और न्यायालय के सभी लोगों को, कर्मचारी जो भी थे और ये वादी थे, इन सबको वहां से वापस भेज दिया गया और न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो सका। तब दोबारा 6 मई 1991 को 6 मई 1991 को दोबारा जो है कि डिग्रीधारी के द्वारा न्यायालय में आवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय सशस्त्र पुलिस बल हमारे साथ उपलब्ध कराया जाए और ये हमें संपत्ति पर कब्जा दिलाया जाए। न्यायालय ने उनके आवेदन को मंजूर कर लिया। काफी समय से मामला पेंडिंग था, न्यायालय ने तुरंत मंजूर किया और सशस्त्र पुलिस बल के साथ कब्जे लेने का आदेश कर दिया। ब्रह्मदेव चौधरी जो उस जमीन पे अपने आप को मालिक भी मानते थे और मालकाना हक के आधार पर कब्जे का दावा भी रखते थे, उन्होंने एक आपत्ति न्यायालय के समक्ष पेश की। एग्जीक्यूशन न्यायालय ने, ध्यान से सुनिएगा सर, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, एग्जीक्यूशन न्यायालय ने उनकी उस आपत्ति को निरस्त कर दिया। क्या कहते हुए निरस्त करा कि आपके पास आदेश 21 नियम 99 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का प्रावधान मौजूद है। पहला आप बेदखल होइए, जब आपका कब्जा आपसे ले लिया जाए उसके बाद फिर आप 2199 के तहत आप आवेदन लेके आए। ब्रह्मदेव चौधरी की आपत्ति आवेदन को निरस्त कर दिया गया। ब्रह्मदेव चौधरी गए उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के भी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश को बरकरार रखा गया और उन्होंने भी यही कहा कि आप आदेश 2199 के तहत, आदेश 21 नियम 99 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पहला आपके पास बेदखल आपको होना पड़ेगा, आप बेदखल हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप आवेदन लेके आए, तब आप पे विचार किया जाएगा। लेकिन साथ में उन्हें एक रिलीफ जरूर दे दी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत। मतलब उनको जो है कि एग्जीक्यूशन के जो कब्जे दिलाने का आदेश था उसको उस समय तक के लिए रोक दिया गया कि आप इसमें आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। अब ब्रह्मदेव चौधरी पहुंचे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने सारे मामले को देखा, परिस्थितियों को समझा, गुण दोषों को सब कुछ देखा और एक नया गाइडलाइन और एक नए निर्देश के साथ निर्णय पारित किया कि ब्रह्मदेव चौधरी को
आदेश 21 नियम 99 के तहत बेदखल होने के लिए हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं पड़ेगा उस समय तक कि वो मूक दर्शक बनकर देखते रहें और उनको वहां से बेदखल कर दिया जाए और उसके बाद फिर उनके आवेदन पर सुनवाई की जाए। न्यायालय ने बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने कि आदेश 21 नियम 97 के तहत ब्रह्मदेव चौधरी निष्पादन न्यायालय के समक्ष भी आवेदन पेश कर सकते हैं और न्यायालय को गुण दोषों के आधार पर इसका फैसला करना चाहिए और अधीनस्थ न्यायालय के दोनों फैसलों को निरस्त कर दिया। निष्पादन न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया और ये आदेश पारित किया गया, उनकी अपील को स्वीकार किया गया। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक मामला हमारे सामने निकल कर आया है, क्योंकि यदि हम सर बुक्स को हम लेकर अगर चलते हैं, यदि मेरे सामने भी सर ऐसा कोई मामला आता तो मैं भी खोल के तो सर बुक्स ही देखता और फिर मैं मेरे पक्षकार से यही कहता कि यार भाई इसमें तो आदेश 21 नियम 99 के तहत पहला बेदखल होने का लिखा हुआ है और आदेश 21 नियम 97 में सिर्फ 2 लोग ही हैं जो बताए गए हैं कि डिक्री धारा क्या डिक्री के निष्पादन में जिसको संपत्ति बेची गई है, ये 2 लोग आ सकते हैं। अपने को तो अधिकार ही नहीं दिया गया इसमें। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपके समक्ष भी इस प्रकार का कोई मामला आता है, चाहे आप एक आम व्यक्ति हैं, चाहे आप एक एडवोकेट हैं, ये मेरा वीडियो सभी के लिए सर लाभदायक है। हालांकि हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो तो सारे कानून जानते हैं, लेकिन फिर भी कानून एक ऐसा विशाल समंदर है कि जिसकी गहराई नापना लगभग संभव किसी के लिए भी नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं ज्ञानी हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ निरंतर कानूनों में संशोधन भी होते रहते हैं, नए नए लॉ भी बनते रहते हैं और उसमें अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। इसलिए इसमें एक लगातार अध्ययन का ये एक विषय रहता है कि हम लगातार अध्ययन करते रहें। अब हम जब जज साहब के समक्ष खड़े होते हैं कोर्ट में, तो हमारे पास कुछ तो आधार होना चाहिए अपनी बात को रखने का। तो ये ब्रह्मदेव चौधरी का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ये कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट देता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सपोर्ट देता है। और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऑल इंडिया में सभी अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर एक नजीर, एक मिसाल के तौर पे वो कार्य करता है कि वो उसको देखें और यदि उसकी पूरी परिस्थितियों कंडीशन मिलती है तो उसके अनुसार वो आदेश करें। अब यदि कभी ऐसा भी होता है कि आपने न्यायालय में आवेदन पेश किया आदेश 21 नियम 97 के तहत एक अजनबी व्यक्ति की ओर से और न्यायालय ने आपका आवेदन खारिज कर दिया, तो आप चिंता ना करें सर, आपके पास अपीलेट कोर्ट है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां से आपको आदेश पारित किया है आप वहां तक भी जा सकते हैं और आपको वैसे मौका लगा तो वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका आवेदन वहीं गुण दोषों के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्योंकि मैंने इस पे स्पेशल वीडियो इसलिए बनाया है कि जो कानून जो बुक में दिया हुआ है सर, मैंने आपको पढ़ के बताया था, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। इसमें आदेश 21 नियम 99 जो हमारे अभी टॉपिक का सब्जेक्ट है, जी हाँ सर, मैं आपको आदेश 21 नियम 99 भी बुक में जो डेफिनेशन दी गई है वो वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ सर। 2197 तो मैंने बता दी, पढ़ के बताने का मकसद यही है मेरा कि जो बुक में लिखा हुआ है हमारा बेसिक आधार वही है वीडियो का और एक्सप्लेनेशन हमारी आगे है। 2199 में बताया गया है कि डिक्रीदार या क्रेता द्वारा बेकब्जा किया जाना। किसके द्वारा सर? डिक्रीदार या क्रेता के द्वारा। जहां निर्णित ऋणी से भिन्न कोई व्यक्ति स्थावर संपत्ति पर कब्जे की डिक्री के धारक द्वारा या जहां ऐसी संपत्ति का डिक्री के निष्पादन में विक्रय किया गया है, जहां उसके क्रेता द्वारा ऐसी संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया हो, वहां वह ऐसे बेकब्जा किए जाने का परिवाद करते हुए न्यायालय से आवेदन कर सकेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सर। दोनों डेफिनेशंस को मैंने बुक के अंदर से भी आपको पढ़ के इसलिए बताया ताकि बुक आप सभी लोगों के पास भी मौजूद होगी, आप भी उसमें से आप पढ़ सकते हैं हमारा बेसिक ग्राउंड जो बेसिक लॉ है। और इसी प्रकार से इसका जो आदेश किया जाएगा वो आदेश नियम 21 नियम 100 के तहत इसमें न्यायालय आदेश करता है। इसी प्रकार से आदेश 21 नियम 101 जब एग्जीक्यूशन न्यायालय के समक्ष कोई हक संबंधी प्रश्न, संपत्ति का कोई अधिकार या इससे संबंधित कोई दावा उठाया जाता है तो उसका आदेश 21 नियम 98 के तहत किया जाता है। और इसमें 30 दिन के सिविल कारावास का भी प्रावधान है। इस पे एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया है सर, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक भी मैंने बनाई है जो उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा उसकी लिंक दे दी गई है। इसी प्रकार से आदेश 21 नियम 97 पे भी एक स्पेशल वीडियो में बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोड है और उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जहां से आप उसको खरीद सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सर जो उठ के हमारे सामने आती है कि न्यायालय इसमें जो आदेश करेगा उस आदेश को क्या माना जाएगा? क्या उस आदेश को सामान्य आदेश माना जाएगा? बिल्कुल नहीं सर। आदेश 103
आदेश 21 नियम 103 में बताया गया है कि आदेशों को डिक्री माना जाना। क्या माना जाना सर? डिक्री का ही महत्व रखाएंगे वो आदेश। जहां किसी आवेदन पर न्याय निर्णय नियम 98 या नियम 100 के अधीन किया गया है, वहां उस पर किए गए आदेश का वही बल होगा और वह अपील या अन्य बातों के बारे में वैसी ही शर्तों के अधीन होगा मानो वह डिक्री हो। तो ये चीज भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि उसको एक डिक्री के समान ही बल प्राप्त है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको जो बेसिक जानकारी सर दी है, अब मैं आपको इसके अतिरिक्त भी और इससे जुड़ी हुई बड़ी ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी आपको ई बुक के अंदर से मैं प्रदान करने जा रहा हूं। जो ई बुक मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है, ई बुक एक पीडीएफ है सर। मुझसे अक्सर लोगों ने कहा है कि सर आप जो भी वीडियो बनाए उसका पीडीएफ आप हमें जरूर उपलब्ध कराएं। तो पीडीएफ मेरे द्वारा आपके लिए तैयार किया जाता है। इसमें न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और उसके अलावा पूरी डेफिनेशन को बड़ी आसान और सरल शब्दों में मेरे द्वारा समझाया गया है। और जो मैंने आपको वीडियो में जानकारी दी है, इससे अतिरिक्त जानकारियां भी उसके अंदर मेरे द्वारा लिखी गई हैं। तो आइए सर, आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से प्रदान करता हूँ। लेट्स गो सर। ई बुक के अंदर से सर आपको जानकारी देने का मेरा जो असल मकसद है वो ई बुक से परिचित भी कराना है। ये ई बुक एक पीडीएफ है और इसके अंदर जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं तो आप इससे परिचित भी हो जाएंगे, भली भांति आप जान भी लेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ताकि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तब आप इसको खरीद भी सकते हैं। यदि ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको ना खरीदें। मैं इसलिए इसी के अंदर से जानकारी देता हूं क्योंकि जब आप इसको परचेस करेंगे तो पीडीएफ के रूप में आपको यही प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं सर स्क्रीन पर, अजनबी व्यक्ति भी डिक्री निष्पादन में अपने हक की आपत्ति कैसे कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अजनबी व्यक्ति भी डिक्री निष्पादन में अपने हक की आपत्ति कैसे कर सकता है, ये इसमें बताया गया है। इसी में आगे हम चलेंगे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं सर कि ये आदेश और डिक्री के निष्पादन से संबंधित है। ये आदेश 21 और धारा 47 भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि एग्जीक्यूशन के दौरान डिक्री के निष्पादन, ये जो आवेदन है सब एग्जीक्यूशन से ही संबंधित है सर। एग्जीक्यूशन के दौरान जो कार्रवाइयां की जाएंगी, तो धारा 47 में भी बताया गया है स्पष्ट कि जो निष्पादन की कार्रवाई के दौरान यदि कोई डिक्री का निष्पादन या उसका सेटिस्फिकेशन या उसका डिस्चार्ज, इससे रिलेटेड कोई मामला उत्पन्न होता है या प्रतिनिधि कौन है इससे संबंधित कोई मामला उत्पन्न होता है, तो उसका निष्पादन न्यायालय के द्वारा ही उसका निर्णय किया जाएगा। उसके लिए पृथक बात नहीं लाया जाएगा। यही बात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 101 में भी दी गई है कि पृथक बात से निराकरण नहीं किया जाएगा, उसी में एग्जीक्यूशन न्यायालय के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। धारा 47 भी बड़ी महत्वपूर्ण है। धारा 47 क्या है, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोड है। उसकी ई बुक भी उसी चैनल के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हम आगे बढ़ते हैं सर। आदेश 21 में सर कुल 140 नियम हैं, आप गौर करिएगा। उसमें से हम कुछ नियमों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा अध्याय मान के चलें आप इसको एग्जीक्यूशन का। इसमें अध्याय 1 में प्रस्तावना है, 2 में 21 के महत्वपूर्ण नियम है, अध्याय 3 में संबंधित धाराएं हैं, अध्याय 4 में आवेदन दायर करने का अधिकार और अध्याय 5 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय और अध्याय 6 में व्यवहारिक उदाहरण, अध्याय 7 में निष्कर्ष एवं सलाह, अध्याय 8 में आदेश 21 नियम 97 के तहत आदर्श आवेदन पत्र और शपथ पत्र, और उसके बाद डिस्क्लेमर भी है सर इसमें, और उसके बाद प्रस्तावना भी इसमें लिखी गई है। अब मैं आपको सबसे पहला उस चीज से परिचित करा देता हूं जो ब्रह्मदेव चौधरी के द्वारा किस ग्राउंड के आधार पर आपत्ति की गई थी। उसके बाद हम इस जजमेंट का एक्सप्लेन भी समझेंगे पूरी डिटेल के साथ, ताकि आपको इसके फैक्ट भी समझ में आ जाएंगे। मैं आपको सबसे पहले वहीं लेके चल रहा हूं कि ब्रह्मदेव चौधरी की आपत्ति का आधार क्या था। नंबर 1, स्वयं का कब्जा और मालकाना हक। ब्रह्मदेव चौधरी ने दावा किया कि वह संपत्ति पर अपने अधिकार के तहत कब्जा किए हुए था। आदेश एग्जीक्यूशन न्यायालय के समक्ष उसने आपत्ति की, आवेदन दिया था। वह अजनबी था, ना तो निर्णित ऋणी था, निर्णित ऋणी से भिन्न था, वो एक अजनबी व्यक्ति था। हमारी वीडियो का भी टाइटल यही है, क्या अजनबी व्यक्ति डिक्री के निष्पादन में उसके हक का दावा कर सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल कर सकता है। आदेश 21 नियम 97 के तहत कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला जिसके तहत मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये इसी बात पर डिसाइड किया गया है। यदि आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करते हैं तो सपोर्ट में आप इसको भी दे सकते हैं, जज साहब को बता भी सकते हैं, निवेदन भी कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर इसमें गाइडलाइन भी दी है। वैसे मौका लगेगा तो आपको इसकी आवश्यकता
पढ़े बगैर ही आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि सभी जजेस को भी सभी कानूनों की जानकारी होती है। हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मदेव चौधरी अजनबी व्यक्ति था, यानी ना तो डिक्री दाता था और ना ही प्रतिवादी था। उसने यह तर्क दिया कि उसके पास संपत्ति का वैध कब्जा और स्वतंत्र मालकाना हक है, जिसे डिक्री निष्पादन के दौरान कोई बाधित नहीं कर सकता। प्रतिरोध की वजह क्या थी कि निष्पादन अधिकारी और डिक्रीधारी जब संपत्ति पर कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू की तो ब्रह्मदेव चौधरी ने निषेध किया। निष्पादन अधिकारी, कोर्ट के कर्मचारी और वो डिक्री धारक स्वयं ये पहुंचे कब्जा लेने, तो उन्होंने 20-25 लोगों ने पथराव भी किया, ईंट पत्थर भी फेंके, झगड़ा लड़ाई सब हुआ और वापस भेज दिया। दूसरी बार भी आए, उन्होंने आपत्ति की। आपत्ति क्योंकि उन्होंने कब्जा और मालकाना हक के आधार पर दावा किया था। प्रतिरोध की वजह यही थी कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कहां से आप आदेश लेके आ गए, हम मालिक हैं इस जगह के, अदालत को हमें सुनना चाहिए। उसने अपनी आपत्ति में बताया कि वह संपत्ति उसके व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत है। प्रक्रियात्मक आधार क्या होगा इसमें? ब्रह्मदेव चौधरी ने यह कहा कि उसके दावे की सुनवाई आदेश 21 नियम 97 सीपीसी के तहत की जानी चाहिए। उसे बिना पहले बेदखल किए अपनी आपत्ति न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार है। उसने निवेदन किया कि सर, मुझे मतलब जो जितने भी समय से, जितने भी सालों से कब्जा था, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर, यदि हम किसी संपत्ति पे मकान बनाकर 8-10-12 साल से रह रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, निवास भी है हमारा और हमारा पूरा मालकाना हक है, और हम निश्चित होकर मान रहे हैं कि हम इस जगह के मालिक हैं, और सडनली एक कहीं से लोग आते हैं और कहते हैं कि न्यायालय का आदेश हटो, तो ऐसे में उसका ये कहना था कि भाई मुझे बेदखल ना किया जाए, पहला मुझको सुन तो लिया जाए। तो इसी बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि उसे बिना पहले बेदखल किए अपनी आपत्ति न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय का निर्णय कि पहले बेदखल होना पड़ेगा और फिर नियम 99 के तहत आवेदन करना पड़ेगा, यह गलत था। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आदेश 21 नियम 97 सीपीसी का उद्देश्य यही है कि निष्पादन प्रक्रिया के दौरान अजनबी व्यक्ति अपनी आपत्ति न्यायालय में सीधे प्रस्तुत कर सकता है, बिना पहले बेदखल किए उसकी आपत्ति का निपटारा न्यायालय को करना अनिवार्य है। संक्षिप्त निष्कर्ष इसमें जो निकाला सर, उस निष्कर्ष को भी मैं आपको बता देता हूं कि ब्रह्मदेव चौधरी ने अपने वैध कब्जे और मालकाना हक के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अजनबी व्यक्ति को आदेश 21 नियम 97 के तहत निष्पादन के दौरान आपत्ति करने का अधिकार प्राप्त है। यह आपत्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाती है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करती है। अब ये सर, हम अब आगे चलते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर भी तैयार करके रखा है, मगर मैं वो आगे जाने से पहले मैं आपको इस फैसले में आगे बढ़ जाता हूँ। फिर आगे मैं आपको बता दूंगा कि जो मैंने सर इसके बारे में जानकारी तो आपको दे ही दी है वीडियो के प्रारंभ में। अब थोड़ा सा प्रारंभ में भी आ जाते हैं इसी बुक के। अजनबी व्यक्ति भी डिक्री निष्पादन में अपने हक की आपत्ति कैसे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? अक्सर यह भ्रम रहता है, अब तो भ्रम ही होगा सर, क्योंकि ब्रह्मदेव चौधरी जब तक गए थे, जब तक भी भ्रम ही था, लेकिन ब्रह्मदेव चौधरी के इस मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, तो अब भ्रम तो नहीं बचा ये, क्योंकि अब तो लगभग सभी न्यायालयों के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है, लगभग और आवेदन को डिसाइड किया जाता है। अक्सर यह भ्रम रहता है कि केवल डिक्रीधारी जिसके पक्ष में अदालत ने डिक्री दी हो या ऋणी जिसके खिलाफ डिक्री दी गई हो ही निष्पादन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने स्पष्ट किया कि अजनबी व्यक्ति भी, अर्थात तीसरा पक्ष, जिसे निष्पादन कार्रवाई में अपनी संपत्ति या हक पर अवरोध महसूस होता है, वह न्यायालय में आदेश 21 नियम 97 सीपीसी के तहत अवरोध हटाने के लिए आवेदन कर सकता है। आदेश 21 नियम 97 मैंने आपको सर बुक के अंदर से पढ़ के बता दिया है। ये मैंने ई बुक के अंदर भी उसकी सरल उदाहरण के साथ भाषा इसमें लिखी हुई है। ब्रह्मदेव चौधरी का भी इसमें मैंने लिखा हुआ है, सरल उदाहरण भी इसमें लिखा हुआ है। एक उदाहरण पढ़ के मैं बता देता हूं आपको सर, कि राम ने अदालत से वैध रूप से संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने के लिए स्वयं सिद्ध दावा किया और केस जीत गया। उसके बाद श्याम नामक तीसरे व्यक्ति ने बिना वैध अधिकार के उस संपत्ति पर अवैध ताला लगा दिया ताकि राम का कब्जा बाधित हो। समाधान क्या हुआ इसमें? राम ने आदेश 21 नियम 97 के तहत नया आवेदन दायर किया। न्यायालय ने श्याम से जवाब मांगा। श्याम के अवैध कृत्य की जांच के बाद अदालत ने आदेश जारी किया। श्याम को अवरोध हटाकर राम को कब्जा सौंपा गया। इस प्रकार यह कार्रवाई पूर्ण हुई। इस प्रकार अजनबी व्यक्ति श्याम भी निष्पादन कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने पर उत्तरदायी ठहराया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो मामला है वो इस प्रकार से है कि जो अजनबी व्यक्ति उसके द्वारा आवेदन दिया गया था। आदेश 21 नियम 97 99 इनके बीच में क्या डिफरेंस है सर, वो भी इसी बुक के अंदर लिखा हुआ है।
इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है सर। ब्रह्मदेव चौधरी के आपत्ति का अधिकार, जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताए सर। इसी प्रकार से ये आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले। ये जो फैसला है सर, उसमें उसी के कुछ पेराओं को मैंने आपको समझाने के लिए इसमें लिया है। संपूर्ण जजमेंट तो नहीं लिया इसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण पेरा आपको समझाने के लिए लिए हैं कि इसमें जो है कि इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा अपीलकर्ता ने अपने विचारार्थ एक संक्षिप्त प्रश्न प्रस्तुत किया हुआ। इस प्रकार से ये वही शब्द हैं ट्रांसलेट किए हुए जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसी के आधार पे इसमें जो प्रश्न उठा था कि क्या अपीलकर्ता जो अजनबी होने का दावा करता है, अपने अधिकार में डिक्रीटल परिसर पर कब्जा कर रहा है, जिसे ऐसी संपत्ति के संबंध में निर्णय ऋणी के खिलाफ डिक्री धारक द्वारा प्राप्त डिक्री के निष्पादन के लिए प्रतिरोध की पेशकश की है, वह निष्पादन न्यायालय से अनुरोध कर सकता है कि वह उसके प्रतिरोध और बाधा पर निर्णय दिए बिना इस बात पर जोर दिए कि पहले उसे कब्जा सौंपना होगा और उसके बाद आदेश 21 नियम 99 शिल्प विक्रय संहिता संक्षेप में सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अब हाई कोर्ट का इसमें जो आया, उन्होंने आवेदन अस्वीकार कर दिया और 17 सितंबर 1996 के अपने आदेश द्वारा बेदखली रोक दी इन्होंने। और जो है कि संविधान के अनुच्छेद 136 का भी इसमें हवाला दिया गया था। तो ये हो गए सर। इसके तथ्य भी कुछ बता दूं मैं आपको, शार्ट में बता देता हूं सर इस प्रकरण के तथ्य भी कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 और उसकी मां वचनी देवी के विरुद्ध वाद भूमि के 6.5 धुर के संबंध में बेदखली वाद संख्या 54/1998 दायर किया। मुंसिफ द्वितीय मुंगेर की अदालत द्वारा 1988 में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णय ऋणी प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध एक डिक्री पारित की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने 1990 में प्रतिवादी संख्या 2 निर्णित ऋणी के विरुद्ध निष्पादन कार्रवाई दायर की। यहीं से सारा खेल चालू हुआ सर, यहीं से नोटिस जारी हुआ, यहीं से ब्रह्मदेव चौधरी को पता लगा और यहीं से ये नया साइटेशन हमारे समक्ष आया। 23 अप्रैल कार्रवाई में निष्पादन वाद संख्या 25/1990 के रूप में पंजीकृत की गई। 25 अप्रैल 1991 को प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री धारक ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध निष्पादन न्यायालय से कब्जा मुक्ति वारंट प्राप्त किया। न्यायालय ने आदेश कर दिया, डिक्री आदेश 21 नियम 11(2) के तहत पेश की गई। न्यायालय ने कब्जा वारंट उसमें जारी कर दिया, कब्जा प्राप्ति वारंट। जब बेलीफ 28 अप्रैल 1991 को वारंट तामील करने के लिए मौके पर गया तो वर्तमान अपीलकर्ता कौन है सर इसमें? ब्रह्मदेव चौधरी, उसके भाई सीताराम चौधरी और जागो चौधरी ने 20-25 लोगों के साथ उसका विरोध किया। और जायज बात भी है सर, हर आदमी विरोध करेगा भला, जिसका सालों से कब्जा है। जो व्यक्ति को अपनी संपत्ति से मोहब्बत भी हो जाती है सर, एक जब व्यक्ति जहाँ सालों से रहता है तो एक बड़ा लगाव, एक स्नेह, एक मोहब्बत उसको हो जाती है उस जगह से। और एकदम से कोई बेदखल करना है तो उसको तो सर जाहिर सी बात है, उसका तो खून खोल उठेगा, उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा कि ये क्या हो, मतलब वो तो बेघर ही हो रहा है ना सर। अगर उस प्रॉपर्टी पे मकान बनाकर रह रहा है, जैसे 12 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, बीच में उसने अपनी गाड़ी खून कमाई के मेहनत की कमाई से उसने एक अच्छा बंगला बना रखा है, परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहा है, और इधर ये बेलीफ वारंट पहुंच गया तो वो तो सर लड़ाई झगड़ा करेगा। अब उसके लिए तो कोई कानून होना चाहिए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें आदेश 21 नियम 97 के तहत बता दिया है कि आप सीधे जाएं और अपना अधिकार को बताएं, और यदि आपका अधिकार है तो न्यायालय उसे सुनेगा और उसमें आदेश करेगा। वो आदेश डिक्री ही माना जाएगा और आपके हक को सुरक्षित किया जाएगा। अब इसमें जो हुआ सर, 28 अप्रैल 1997 को वारंट तामील करने के लिए मौके पर गए तो वहां सीताराम चौधरी, जागो चौधरी 20-25 लोगों के साथ उसका विरोध किया गया और उनके द्वारा किए गए प्रतिरोध और उनके द्वारा की गई गाली गलौज और ईंट पत्थर फेंकने के कारण कब्जे के वारंट को तामील करना असंभव हो गया। अब फिर क्या हुआ सर? उसके बाद फिर उन्होंने आवेदन लगाया वहां पे 6 मई 1991 को न्यायालय के समक्ष कि इसमें सर हमारे साथ पुलिस फोर्स भेजी जाए, और पुलिस फोर्स भी हथियारों के साथ सशस्त्र पुलिस फोर्स भेजी जाए। न्यायालय ने आवेदन मंजूर कर लिया। अब इसमें जो मामला निकलकर सामने आया वो मुख्य बात मैं बता देता हूं कि निष्पादन न्यायालय ने अपीलकर्ता की आपत्ति पर गुण दोषों के आधार पर निर्णय लिए बिना और यह तय किए बिना कि उसके द्वारा की गई बाधा या प्रतिरोध कानूनी रूप से उचित था या नहीं, 15 फरवरी 1996 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता के 22 जनवरी 1996 के आवेदन को खारिज कर दिया। भाई न्यायालय तो यही मान रहा है उस समय तक कि आदेश 21 नियम 99 ही है। ब्रह्मदेव चौधरी पहला बेदखल होंगे, उसके बाद 21 97 में आएंगे। न्यायालय, ये दोनों न्यायालय का यही कहना था, निष्पादन न्यायालय
और उच्च न्यायालय तक का भी यही कहना था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि आदेश 21 नियम 97 के तहत बेदखल होने से पहले भी आप अदालत में जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान। 22 जनवरी 1996 के आवेदन को खारिज कर दिया गया। निष्पादन न्यायालय ने विचार किया कि अपीलकर्ता का उपाय यह है कि वह बेदखल होने के बाद ही आदेश 21 नियम 99 सीपीसी के तहत आवेदन करे, और चूंकि वह चरण अभी तक नहीं पहुंचा था, इसलिए अपीलकर्ता के अपने दावे पर निर्णय लेने का अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता था। निष्पादन के इस आदेश की पुष्टि पटना उच्च न्यायालय ने 17 मई 1996 के आक्षेपित आदेश द्वारा की। और इसके महत्वपूर्ण पेराएं सर, जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बता दिए हैं, और समझाने के लिए मैंने इस बुक के अंदर आपके लिए बहुत कुछ लिखा है जो मैं आपको स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और अंत में अपील स्वीकार की जाती है। ब्रह्मदेव चौधरी के मामले के तथ्य और परिस्थिति को देखते हुए लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया। प्रकरण का मुख्य मुद्दा क्या था सर? वो एक अजनबी व्यक्ति थे, ब्रह्मदेव चौधरी। ये मैं आपको बता चुका हूँ सर, ये इसकी डिटेल भी इसमें लिखी हुई है। अब मैं आपको वही जो बात मैंने आपको बताई है उसको ही बड़े सरल तरीके से एक्सप्लेन करते हुए इसी बुक के अंदर मैंने लिखा है। जैसे प्रकरण का मुद्दा क्या था, तो जो है कि ब्रह्मदेव चौधरी ने दावा किया कि वह डिक्री निर्णय से अप्रभावित अजनबी है और वह संपत्ति में अपने अधिकार का विरोध कर रहा है। अब ये इसमें हम आगे बढ़ते हैं सर। ये सभी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, मुख्य बात, परिणाम और सारांश और निष्कर्ष। 35 को बता देता हूँ। आदेश 21 नियम 35 सीपीसी, यह नियम बताता है कि डिक्री का निष्पादन कब्जा देना कैसे किया जाएगा। यदि कब्जा देने में कोई बाधा आती है तो न्यायालय अधिकारी किसी भी ताले या दरवाजे को तोड़कर कब्जा डिक्रीधारी को दिला सकते हैं। एक बतौर उदाहरण के समझाने के लिए, आदेश 21 नियम 97, यदि डिक्रीदार को कब्जा लेने में कोई प्रतिरोध या बाधा आती है तो न्यायालय में आवेदन कर सकता है। न्यायालय उस आवेदन पर विचार करेगा और दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा और इस प्रतिरोध को हटाने का नियम कहा जा सकता है। आदेश 21 नियम 98, 21 नियम 97 के आवेदन पर न्यायालय निर्णय कैसे करेगा? यदि प्रतिरोध गैर कानूनी है तो अदालत उसे हटाएगी और डिक्री धारक को कब्जा देगी। अगर प्रतिरोध जारी रहता है तो न्यायालय अपराधी को सिविल जेल में 30 दिन तक रख सकती है। आदेश 21 नियम 99, यह नियम उस स्थिति के लिए जब कोई अजनबी पहले से बेदखल होकर संपत्ति से बाहर कर दिया गया है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। उस स्थिति में न्यायालय से कब्जा वापस दिलाने के लिए आवेदन कर सकता है। नियम 101, 103, ये सब इसमें सर मैंने लिखे हुए हैं और इसको सरल भाषा में भी मैंने समझाया इसमें। और निर्णित ऋणी, इसमें सर थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ी सी डेफिनेशन कि निर्णित ऋणी और डिक्री धारक किसे कहते हैं। अक्सर है तो बड़ा आसान शब्द सर, लेकिन एक आम व्यक्ति कई बार नहीं समझ पाता है, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए इसमें यह भी लिख दिया है कि निर्णित ऋणी का मतलब यह होता है कि कर्जदार या वह व्यक्ति जो किसी देयता का भुगतान करने का दायित्व रखता है। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि निर्णित ऋणी वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ न्यायालय में डिक्री पारित की गई है या जो केस हार गया, जो पहले प्रतिवादी था और बाद में वो केस हार गया। और डिक्री धारक जो केस जीत गया है सर, वो डिक्री धारक जो पहले वादी था। ये इसकी डेफिनेशन है बड़े आसान शब्दों में। डिक्री और निर्णित ऋणी का संबंध, इसमें सर आदेश 21 नियम 97 में आवेदन दायर करने का अधिकार, इसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। असल मालिक की जमीन से कब्जा नहीं छोड़ने पर 30 दिन का कारावास, आदेश 21 नियम 98 और 101 सीपीसी 1908 के तहत। इस पे सर मैं इन सभी पे स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन उनकी व्याख्या मैंने इसी बुक के अंदर भी की है, ताकि यदि आप ई बुक खरीदें तो सभी मैटर आपको लगभग विभिन्न तरीके का मैटर भी एक ही जगह प्राप्त हो जाए। इस पे भी मैं वीडियो स्पेशल बना चुका हूँ और वो चैनल पर अपलोडेड है। और उसके बाद सर यहाँ से हमारा होता है अध्याय 1 चालू, और ये सारे अध्याय हैं। और अध्याय से मैं आपको शुरू में परिचित करा चुका हूँ। ये सभी लगभग 7 अध्यायों में इस ई बुक को बांटा है, इसमें प्रस्तावना भी है। और आदेश 21 का महत्व भी इसमें मैंने लिखा है सर कि 21 नियम 11(2) के तहत लिखित आवेदन किया जाएगा। आदेश 21 नियम 11(1) के तहत मौखिक आवेदन का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत धन के संदाय की डिक्री में डिक्रीदार न्यायालय से मौखिक निवेदन कर सकता है कि वारंट की तैयारी के पूर्व ही डिक्री का अविलंब निष्पादन निर्णित ऋणी की गिरफ्तारी द्वारा किया जाए। इसमें इसी के बारे में सर सरल उदाहरणों के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। स्थावर संपत्ति पे कब्जे का क्या अर्थ है, और अध्याय 2 में आदेश 21 के महत्वपूर्ण नियम और धारा 47 की भी एग्जीक्यूशन परिभाषा लिखी है सर। इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं मैं, और एक एक शब्द डिक्री का निष्पादन, इस पे पूरी डिटेल व्याख्या पे मैंने एक वीडियो बनाया। और उसी वीडियो में डिस्चार्ज और सेटिस्फिकेशन और प्रतिनिधि, इनकी भी परिभाषा पूरी डिटेल में मैंने ई बुक के अंदर उदाहरण के साथ लिखी है और वीडियो में भी इसको समझाया। धारा 47 क्या है,
इसी टाइटल से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक भी इस वीडियो के नीचे मेरे द्वारा लगा दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर लिंक दे दी गई है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट भी हैं सर जो मैंने लिखे हुए हैं। अब मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये संबंधित धाराएं जो धाराएं सभी लगभग धारा 47 और इसी से संबंधित धाराएं, धारा 151, धारा 115 सीपीसी में पुनर्विचार का अधिकार है, रिवीजन। और इसी प्रकार से धारा 151 सीपीसी में न्यायालय के विभोग का प्रयोग, इनहेरिटेंस पावर कहते हैं हम जिसे, ये सब चीजें। धारा 151 आप किसी आदेश के साथ भी लिख सकते हैं। अक्सर 151 का आवेदन कभी कभी न्यायालय में ऐसे भी पेश कर दिया जाता है कि न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और जो कि अन्याय ना हो इसलिए माननीय न्यायालय आदेश करें, हम हमारी परिस्थिति के साथ लग सकते हैं। और आदेश 39 नियम 1-2 के साथ भी अक्सर इस धारा 151 को लिखकर न्यायालय में आवेदन दिया जाता है। ये पूरी डिटेल है सर इसमें, क्योंकि मैं अगर इस पूरी ई बुक के ऊपर ही आपको अगर मैंने एक्सप्लेन चालू किया तो वीडियो ही सर तकरीबन 5 घंटे का बन जाएगा। इसलिए मैंने मुख्य मुख्य बातें आपको बता दी हैं, अब आपको मैं ई बुक से परिचित करा रहा हूँ। और वो भी परिचित इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सर ई बुक, कई बार आपके साथ भ्रम पैदा ना हो कि आखिर ई बुक में क्या लिखा हुआ है। आप खरीदने से पहले आप सेटिस्फाइड हो जाएं, और आपको लगता है तो आप खरीद लें, इसलिए बता रहा हूँ मैं सर इसे, ताकि आप अज्ञानतावश खरीदने के बाद आप ये अफसोस ना करें कि ये हमारे काम की नहीं है, हमने गलत खरीद ली। इसलिए मेरा बताना इसलिए ज़रूरी है सर। और ये व्यवहारिक उदाहरण है सर इसमें कुछ एक, और अध्याय 7 में निष्कर्ष और सलाह है इसमें सर। ये सभी इसमें पूरी डिटेल मेरे द्वारा लिखी गई है, स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूँ। अंत में इसमें डिस्क्लेमर वगैरह सभी है। और ये हम फिर प्रारंभ में आ जाते हैं। वीडियो का हमारा टाइटल है, अजनबी व्यक्ति भी डिक्री निष्पादन में अपने हक की आपत्ति कैसे कर सकता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, अजनबी व्यक्ति। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, क्योंकि मैंने जब बुक को पढ़ा और बुक में इन आदेशों को मैंने पढ़ा तो मैंने ये पाया कि जो अजनबी व्यक्ति है या निर्णित निर्णित ऋणी से भिन्न कोई व्यक्ति है, उस बेचारे को तो 2199 के तहत आना होगा। पहले अपनी संपत्ति से उसे बेकब्जा किया जाएगा, उसके बाद वो आएगा। तो फिर मैंने आप लोगों के लिए सर्च किया, बहुत कुछ देखा, और उसके बाद फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला मुझे मिला ब्रह्मदेव चौधरी का, जो मैंने आपके सामने इस वीडियो के जरिए पेश किया। इसमें मुख्यतः इसी बिंदु पे प्रकाश डाला गया है जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। और 21 नियम 97 के तहत वो बिल्कुल न्यायालय के समक्ष आ सकता है और न्यायालय से निवेदन कर सकता है कि सर इस संपत्ति का मैं इस आधार पर मालिक हूँ और कब्जाधारी हूँ। और यदि न्यायालय ने उसमें आदेश किया तो आदेश 21 नियम 103 के तहत उसे डिक्री ही माना जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है सर। आपको अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप नो टेंशन होके, यदि आप मालिकाना हक रखते हैं तो आप आपकी प्रॉपर्टी पर रहें विधि अनुसार। अब मालिकाना हक कैसे होगा सर, ये भी देखा जाएगा। आपने या तो जमीन किसी से खरीदी है, या आपको बाप दादा से उत्तराधिकार में मिली है, या आपको किसी ने वसीयत की है, किसी ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दी है, या किसी ने आपके हक में हक त्याग कर दिया है, या आपके हक में किसी ने दान कर दी है, गिफ्ट दे दी है। ऐसे डिफरेंट कोई आधार हो सकते हैं जिसके आधार पर आप मालिकाना हक रखते हैं। तो आपको अपना उस आधार को आवेदन के साथ न्यायालय में पेश करना होगा। आदेश 21 नियम 97 के आवेदन की ड्राफ्टिंग क्या होगी, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसमें मैंने ड्राफ्टिंग भी बताई है। और ये ड्राफ्टिंग क्या है, एक नमूना है सर आपको गाइडलाइन के लिए। बाकी उसमें आपको अपने हिसाब से अमेंडमेंट तो करना होंगे। आपको आपकी परिस्थिति, आपके केस की घटना, आपके तथ्य, आपके डॉक्यूमेंट्स, उस हिसाब से आपको उसके साथ लगाना है। लेकिन एक प्रारूप तो आपको मिल ही जाता है। वो जो ई बुक बताई मैंने, इसी बुक के अंदर भी उस ड्राफ्टिंग को मैंने लिया है। और इस ई बुक की कीमत 199 रुपीज मेरे द्वारा रखी गई है सर, 199 रुपये मात्र। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वहां पे ई बुक डाउनलोड ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां भुगतान करके आप खरीद सकते हैं। जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपके ईमेल पर मैसेज के रूप में ये ई बुक डाउनलोड के लिए प्राप्त होगी, वहां आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये जो एक पीडीएफ है, इसके अंदर जो मैंने कानून या जो साइटेशन दिए आप उनको असल किताब में से ढूंढ के और उसको अदालत में पेश कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने आदेश 21 नियम 97 में बताया था, तो ये बुक है। इस बुक को आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करें। वो एक पीडीएफ है, आप उसको पेश ना करें। वो पीडीएफ आपकी जानकारी के लिए है, मात्र एक समझने के लिए तैयार किया है, क्योंकि अक्सर में तो ये पीडीएफ ही है सर जो मेरे द्वारा तैयार किया जाता है। और आपको एक और महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे दूं,
कि YouTube चैनल की ओर से ऑफिशियली तौर पर मुझे फ्लिपकार्ट और मंत्रा कंपनी का एफिलिएट पार्टनर बनाया गया है और उसकी लिंक भी मुझे दी गई है कि यदि आप कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं तो उस लिंक से खरीद सकते हैं। उस लिंक की इन दोनों की फ्लिपकार्ट और मंत्रा की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट पर पहुंच जाएंगे। प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च बॉक्स का ऑप्शन आएगा। सर्च बॉक्स में आप आपका जो भी जरूरी सामान है, टूथपेस्ट या कपड़े, जूते, जो भी आपके घरेलू सामान, आप वहां लिख के सर्च करके आप उसको मंगा सकते हैं। मेरा बताने का मकसद आपको यह है सर कि YouTube ने ऑफिशियली तौर पर मुझे एफिलिएट पार्टनर बनाया और लिंक भी दी है। तो यदि आप उस लिंक से खरीदी करेंगे तो उसका प्रॉफिट मेरे चैनल को मिलेगा। अभी आप जहां से खरीदी कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट उस प्लेटफॉर्म को मिल रहा है, लेकिन यदि आप मेरे चैनल पे दी गई लिंक से खरीदी करेंगे तो उसका प्रॉफिट या उसका फायदा मेरे चैनल को मिलेगा। और सभी प्रोसेस वही रहेगी सर खरीदने की आपकी, जो आप अभी तक खरीदते आ रहे हैं। भुगतान करने की भी प्रोसेस वही रहेगी, भुगतान भी उसी तरीके से होगा, वही प्राइस, वही चार्ज जो फ्लिपकार्ट में नियमानुसार दिए गए हैं और मंत्रा पे, सिर्फ प्लेटफॉर्म आपका बदलाएगा। और इस कार्य को करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आपका जो पहले से आपका जो भुगतान कर रहे थे खरीदने में, वही भुगतान आपको करना होगा। सिर्फ आप यदि मेरे चैनल के माध्यम से खरीदी करेंगे तो मेरे चैनल को एक मजबूती प्रदान होगी। तो उम्मीद है आप मेरे चैनल को सशक्त और मजबूत बनाने में मदद प्रदान करेंगे और उस लिंक के जरिए खरीदी यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप कर सकते हैं। तो सर आज के वीडियो में एक अजनबी व्यक्ति के संबंध में मैंने वीडियो बनाया है कि एक थर्ड पार्टी व्यक्ति, एक बड़ा ही दुख भरा समय होता है सर, एक गम का पहाड़ टूट जाता है उस व्यक्ति के ऊपर। मतलब जैसे कि ब्रह्मदेव चौधरी का मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दिया, ब्रह्मदेव चौधरी की जगह अगर कोई भी व्यक्ति है सर तो उसके ऊपर तो बिजली ही गिर गई, आप ये मान के चलें, एक गाज गिर गई उसके ऊपर या आपदा आ गई उसके ऊपर, क्योंकि वो तो चैन की नींद सो के अपना जीवन गुजार रहा था अच्छे से और सडनली कोर्ट के कर्मचारी और वादीगण दनादन पहुंच गए कि हटो, यह हमारी जगह है, हमें कब्जा चाहिए। अब वो बेचारा क्या करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें बताया कि वो तुरंत जाए, आदेश 21 नियम 97 के तहत एग्जीक्यूशन न्यायालय के समक्ष उसका सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपत्ति करे और यदि वो साबित कर देता है तो उसको नहीं हटाया जाएगा और उसको डिक्री को ही आदेश जो आदेश किया जाएगा उसी को डिक्री माना जाएगा। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है सर। इसके संबंध में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। मैं मेरे चैनल पर विभिन्न टॉपिकों पर, अलग अलग सब्जेक्टों पर लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ और ई बुक्स भी मैं बनाता रहता हूँ। ये कार्य निरंतर जारी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ई बुक कहाँ मिलेगी? तो सर ई बुक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पे ई बुक डाउनलोड करके लिखा दिखाई देता है, वहीं से आप क्लिक करके उसे खरीद सकते हैं। उसके नीचे ई बुक स्टोर की भी लिंक है, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो पूरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहां तकरीबन 150 ई बुक मैं अभी तक तैयार कर चुका हूं सर उस पर। तो इसी प्रकार से लगातार ये कार्य मेरा जारी है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।